हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। सब बढ़िया, सब बस। चलो, तो हम लोग देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके सिलेबस में जो 5 चैप्टर्स हैं, पहला तो क्या है? पीरियोडिक टेबल। दूसरा, केमिकल बॉन्डिंग। तीसरा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चौथा क्या है? डी एंड एफ ब्लॉक। तुमको नाटक जरूर करना है बेटा। अरे नहीं करा। डी एंड एफ ब्लॉक। फिफ्थ कौन सा है? कौन सा है? अबे पांचवा कहाँ गया? हाँ, पी ब्लॉक। ठीक है, खुशकिस्मत है आप लोग। मेटलर्जी, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये सारे चैप्टर हटाए जा चुके हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग फंडामेंटल्स पे फोकस करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल ऐसे चैप्टर नहीं स्टार्ट करके पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उसके बिना आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे मूव नहीं कर सकते हो। हर चैप्टर में आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम में आएंगे आएंगे, प्रॉपर्टीज काम में आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आराम से सीखें। कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे बताएं, डाउट पूछने से बिल्कुल ना घबराएं। ठीक है, सुबह से घर में मार रखा है। ठीक है, चला है। मैं बोल रहा था इसमें साजिश है, इसने बाहर से बंद कर रखा, आप चालू करवा के आया है और फोन पे बोल रहा है चालू है सब। तो फिर अभी कैसे चालू हुआ ये? ठीक है, चलो भाई। तो देखो, अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखो अभी तक आप लोगों ने थोड़ा बहुत जहां भी जो भी कुछ पढ़ा होगा उसमें आप लोगों ने सीखा होगा कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। क्या ब्राइटनेस कम हो रखी है क्या? हाँ, ठीक है। तो किसी भी एटम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पर डिपेंड करती है? उसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो एटम के अंदर क्या क्या होता है ये आपको पहले देखना पड़ेगा। तो आपको बताऊं, आप एक एटम को, आप एक इलेक्ट्रॉन को आप अपने आप से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक स्टूडेंट की तरह है। जैसे आप हमारे स्टूडेंट हो, ठीक है, अब जैसा आप करोगे वैसा हमारा नाम होगा। आप अच्छा करोगे मेरा नाम क्या होगा? अच्छा होगा। आप अच्छा नहीं करोगे तो मेरा नाम क्या होगा? खराब होगा। ऐसा अपन होने नहीं देंगे। ठीक है, नाम तो अपने को अच्छा ही करना है। तो ये बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में जब आप एंटर करते हो तो देखो, एंटर करते सबसे पहले यहाँ पर क्या आते हैं? फ्लोर्स आते हैं ना। तो यहाँ पर अलग अलग क्या है? फ्लोर्स हैं। बताओ इन फ्लोर्स के अंदर क्या है? रूम्स, क्लासरूम्स। हर फ्लोर पे एक सर्टेन नंबर ऑफ क्लासरूम्स हैं। ठीक है, तो फ्लोर है, सबसे पहले क्या है? आपकी बिल्डिंग है। ठीक है, अभी आपसे कोई पूछे बाहर से कि आप कहां पर पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे उस बिल्डिंग में। बाहर से तो पहले यही बोलोगे, पर क्या बिल्डिंग में पढ़ रहे हो? बिल्डिंग के अंदर भी तो कहीं ना कहीं आपकी लोकेशन है, पोजीशन है। तो बताओ, बिल्डिंग के अंदर आप किसी ना किसी फ्लोर पर हो, उस फ्लोर में भी आप किसी ना किसी रूम में हो, और उस रूम में भी आप किसी ना किसी टेबल पर या बेंच पर या डेस्क पर, आप जो भी बोलना चाहो वहां पर हो। ये आपकी लोकेशन है कि उस बिल्डिंग में आप कहां पर प्रेजेंट हो। सेम इसी तरह से आप एक एटम को इमेजिन कर सकते हो। देखो, एटम के अंदर बैठकर कभी किसी ने कुछ नहीं देखा, ना ही शायद कभी कोई देख पाए। आज तक कोई भी एटम के अंदर नहीं गया है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करके ये इमेजिन किया गया है कि यार ये होगा, ये होगा, ये होगा। वो आप लोग भी धीरे धीरे और सीखोगे। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, बोर्स मॉडल पढ़ोगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, वहां पर देखोगे।
बट अभी अपन इतना सीख चुके हैं कि हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो सेम ऐसे ही जब आप एक एटम को देखते हो, इस एक एटम जो है वो एक बिल्डिंग की तरह है, ठीक। तो ये पूरी बिल्डिंग एक तरह का एटम है, आप ये इमेजिन कर सकते हो। सेम ऐसे अरेंजमेंट एक एटम में होता है। बताओ बिल्डिंग के अंदर गए तो आपको अलग अलग क्या मिलते हैं? ऐसे ही जब आप एक एटम के अंदर जाते हो तो आपको अलग अलग एनर्जी शेल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एनर्जी शेल्स, ठीक है। फिर फ्लोर के अंदर गए तो आपको क्या मिले? अलग अलग रूम्स। तो जैसे आपने रूम्स बोला, ऐसे एनर्जी शेल में भी अलग अलग क्या होते हैं? रूम्स होते हैं। उन रूम्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? सबशेल्स। क्या नाम देते हैं? सबशेल्स। और फिर उन रूम के अंदर जो डेस्क थी, टेबल थी, उनके अंदर कौन बैठते हैं? स्टूडेंट। उन टेबल्स पर कौन बैठे हैं? स्टूडेंट। तो सेम ऐसे ही ये जो सबशेल्स होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की भी डेस्क लगी हुई होती है। उन डेस्क को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। और इन ऑर्बिटल्स के अंदर जाकर कौन बैठते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। बोलो, बात समझ में आ रही है? आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना मेरे से, कन्वर्जन हिंदी में अगर पूछना हो कुछ, ठीक है। किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना भाई। तो इस तरह से देखो, हम एक एटम के अंदर की स्ट्रक्चर को इमेजिन कर सकते हैं। अब जैसे हम इनको टैग करते हैं, पहचानते हैं कि ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, करते हैं ना टैगिंग। आप बाहर देखो, रूम्स की टैगिंग हो रखी है। अगर फर्स्ट फ्लोर पे 4 नंबर रूम्स हैं तो 101, 102, 103, 104, 105, 106, तो ऐसे टैगिंग करते हैं, है ना। अगर रूम के अंदर जो टेबल्स लगी हुई है हम उनको भी टैग कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो उनको टैग करते हैं। तो बेसिकली बताने का तरीका है कि यार फर्स्ट फ्लोर के 4th नंबर रूम की 6th नंबर टेबल पर कोई स्टूडेंट बैठा है, उसको बुला लाओ, तो उसकी पहचान हो गई, आराम से वहां पे आप जाकर उसको ढूंढ सकते हो, उसकी लोकेशन है वो। तो सेम ऐसे ही इन सबको टैग करने के लिए हम एक सिस्टम डिफाइन करते हैं। उस सिस्टम को बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। क्या बोलते हैं? तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो ये जो एनर्जी शेल्स हैं आपके, इसको कौन डिफाइन करता है? एन। एन बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये फ्लोर के नंबर को बताता है, शेल्स को, ठीक है। एक एक करके भी डिटेल में और बात कर लेंगे। सेकंड होता है सबशेल्स। सबशेल्स को बताता है एल। एल बोले तो एजिमुथल क्वांटम नंबर। इनका नाम रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑर्बिटल्स को कौन बताता है? एम। एम बोले तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और एक और होता है स्पिन, उससे आप मिल लोगे अभी। तो मेजर ये 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं। एन बताता है शेल्स को, एल बताता है किसको? सबशेल को, और एम बताता है किसको? ऑर्बिटल्स को। और इन ऑर्बिटल्स के अंदर कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कौन रहते हैं? ठीक है, चलिए। तो आओ सबसे पहले इन सबसे मिलना शुरू करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करेंगे। कॉपी कर लो एक बार फटाफट से। हो गया? चले आगे। आप थोड़े इस वाले एक पेज छोड़ दो, लिख लेना बाद में, लेट भी तो गए आप। चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले सीखते हैं अपने पहले क्वांटम नंबर को, जिसे हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन। जैसे मैंने आपको बताया, ये किसको दिखाता है? शेल को, है ना। इट रिप्रेजेंट्स शेल अराउंड द न्यूक्लियस, and each value of n represents a shell। ये जो लिख रहा हूं ये सब कुछ याद वाद नहीं रखना है, समझते चलो और भूलते चलो। जो याद करना होगा मैं आपको बता दूंगा अपने आप, ठीक है।
तो ओवरऑल अभी कहता है कि देखो ये एक एटम का न्यूक्लियस है, इस एटम के चारों तरफ बहुत सारे शेल्स हो सकते हैं, देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स, अनंत नंबर ऑफ शेल्स आपके पास प्रेजेंट हो सकते हैं। उसमें से जो पहला शेल होगा उसको नाम देंगे n=1, और बचपन में आपने इसको किसके नाम से पढ़ा है, के शेल, सही है। फिर आप आगे बढ़ो, n=2, इसको कौन सा शेल बोलेंगे, एल शेल। फिर आप और आगे बढ़ो, n=3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम शेल। KLM, इसके बाद क्या आ जाएगा, एन शेल, इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। फिर आ जाएगा n=5, तो KLMNOPQRSTUV, ABCD चलती रहेगी, बढ़ा सकते हो, बढ़ाते नहीं है जनरली, यहीं तक यूज करते हो, इसके बाद भी आप बढ़ा सकते हो, आपको जरूरत पड़ रही है तो कहीं तक जाओ ना, जितने शेल, इनफाइनाइट शेल्स हैं। Z गया, Z के बाद ABCDEFGHIJ, अब K आएगा तो K1, फिर आगे बढ़ जाओ, नाम है कुछ भी दे दो, ये तो उस टाइम जो काम कर रहे थे साइंटिस्ट, उन्होंने नाम दे दिया KLMN। मान लो आज आप काम कर रहे हो तो आप इनको अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा कुछ भी बोल सकते थे, तो बोलने वाले के ऊपर है क्या नामकरण कर दिया गया है, हम तो भी फॉलो कर रहे हैं उनको। तो आप एक बात समझें, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या समझ रही है, इंटीजर सब समझते हैं, इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू इंटीजर में काउंट नहीं होती। तो ध्यान रखना, n कैन ओनली हैव नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं हो सकता, इंटीग्रल वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, है ना। इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, या n की वैल्यू 2 हो सकती है, या फिर 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसके वैल्यू 1.5 नहीं हो सकती, 1.2 1.3 नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है, चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर कुछ और काम की चीजें, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे देखो n की वैल्यू बढ़ रही है, n 1 2 3 4 5, आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो। एक चीज देखो, फर्स्ट शेल की डिस्टेंस न्यूक्लियस से इतनी, या रेडियस बोल लो R1, सेकेंड शेल की रेडियस कितनी होगी बताओ, R2, थर्ड की R3, फोर्थ R4, फिफ्थ R4। बताओ क्या रेडियस बढ़ती जा रही है, रेडियस बढ़ रही है तो साइज भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो जैसे जैसे n बढ़ता है वैसे वैसे शेल का साइज भी क्या होता है, बढ़ता है, और दूसरा उसकी एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, as value of n increases, the size and energy of shell increases। यानी सेकेंड शेल साइज में फर्स्ट शेल से बड़ा होगा, थर्ड शेल सेकेंड और फर्स्ट दोनों से बड़ा होगा। और ये चीज अभी अपन इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि यही सब चीजें आपको एक बार आ गई तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, वरना कई बार जब यूज में आते हो तो आप इन्हीं में उलझ के रह जाते हो, थोड़ा ध्यान देना है इनके। देख लिया, हो गया, जल्दी लिखो भाई, बाकी लोग भी, छोटी छोटी चीजें हैं। डन, ठीक है। फिर देखिए सेकंड जो आपके पास आता है उसे हम लोग बोलते हैं एजिमुथल, या फिर हम इसे एक और नाम देते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो देखो अगर आप एजिमुथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर को देखो, इसमें क्या होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ सब शेल इनसाइड अ शेल, ठीक है।
each value of L denotes a subshell. L एक शेल के अंदर, सबशेल यानी फ्लोर के अंदर रूम को दिखाता है, और L की हर वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? एक सबशेल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, लेकिन अब हमें सीखना होगा कि L की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इस लाइन को समझने की कोशिश करना। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, है ना, इसका मतलब आपने n को एक वैल्यू दे दी। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n देयर विल बी n वैल्यूज ऑफ l। ठीक है, पार्ट्स में सीखते हैं इसको। अगर आपने, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कवि ने कहा कि n की वैल्यू 1 है, तो बताओ l की कितनी वैल्यूज आएंगी? तो वैल्यूज ऑफ l कितनी आएगी? 1। अगर n 2 है तो बताओ l की वैल्यूज कितनी आएंगी? वैल्यूज ऑफ l विल बी इक्वल टू 2। है तो बताओ वैल्यूज ऑफ, यानी जितनी n की वैल्यू होंगी उतनी ही l की क्या आएंगी? वैल्यूज। एक चीज। और दूसरा बताओ क्या? ठीक है, कोई ना, तो आप समझे, अगर n के लिए 2 है तो l की 2 वैल्यूज आएंगी, n के लिए 3 है तो l की 3 वैल्यूज आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? बताओ l किसको दिखाता है? इसका मतलब फर्स्ट शेल में कितने सबशेल होंगे? 1। सेकेंड शेल में कितने सबशेल होंगे? 2। बताओ थर्ड शेल में कितने सबशेल होंगे? 3। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इस चीज को आप समझे। इस लाइन का मतलब यह है कि एक शेल में कितने सबशेल हैं वो आप सिर्फ शेल का नंबर देखकर बता सकते हो। आप इमेजिन कर सकते हो बिल्डिंग जिसकी फर्स्ट फ्लोर में कितने रूम हैं? सेकेंड फ्लोर पे 2, थर्ड फ्लोर पे 3, फोर्थ फ्लोर पे 4, फिफ्थ फ्लोर पे 5। ऐसा ही एक एटम का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, आपको जब भी एटम को समझना हो एक बिल्डिंग इमेजिन कर लो और ये सारी चीजें उस पर लगाते जाओ। लिख लिया? लिख लो एक बार फटाफट से इसे। चलो आगे। चलिए फिर देखें आगे। अब आपने सीख लिया है कि n की कितनी वैल्यूज होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट सीखते हैं। फिर लिखे फॉर ईच वैल्यू ऑफ n l lies between 0 to n minus 1। ये समझे? आपने तो देख लिया n की जितनी वैल्यू होगी l की भी उतनी ही वैल्यूज आएंगी। जैसे n 1 है तो l कितना आएगा? l की एक वैल्यू आएगी। n 2 है l की 2 वैल्यूज आएंगी। पर ये जो वैल्यूज हैं ये कहां से कहां लाई करती है? 0 से n माइनस 1। तो एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं वैल्यूज ऑफ n, और यहां पर मैं लिखूंगा वैल्यूज ऑफ l, जो कि कहां से कहां होंगी? 0 से n माइनस 1। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो बताओ हम बात करते हैं n इज इक्वल्स टू 1। बताओ n इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट शेल हो गया। फर्स्ट शेल बोले तो के शेल। ठीक है, अब बताओ जब n इज इक्वल्स टू 1 है l की कितनी वैल्यूज आएगी? 1। n 1 है ना, l की कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 1।
और वो जो एक वैल्यू होगी वो 0 से 1 माइनस 1, बताओ 0 से 0, तो 0 से 0 तो एक ही वैल्यू है 0। तो आप समझे जब n 1 है l की एक वैल्यू आएगी 0। l इक्वल टू 0 भी तो एक वैल्यू है ना भाई। आपने जैसे हम नीट एग्जाम की बात कर लेते हैं, नीट एग्जाम में क्या कुछ बच्चों के 0 मार्क्स आए होंगे? मान लो 100 बच्चों के आए, तो 100 बच्चों के 0 मार्क्स आए ना, तो 0 एक वैल्यू है जो कितने बच्चों को मिली? 100 बच्चों को। तो सेम ऐसे ही है, 0 एक वैल्यू है जो एक l को मिली। तो n इक्वल टू 1 के लिए l की एक वैल्यू आएगी और एक वैल्यू कितनी होगी? l इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े n इज इक्वल टू 2, बताओ k के बाद कौन सा सबशेल काम में आएगा? l शेल। अब बताओ n की वैल्यू 2 है तो l की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2। और वो दो वैल्यूज 0 से 2 माइनस 1, 0 से 1, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज आएंगी। कौन सी वैल्यूज आएंगी? इंटीजर, है ना। तो बताओ l की दो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? एक l इक्वल टू 0, एक l इज इक्वल टू 1। सही है। फिर जब हम थर्ड फ्लोर पे जाएंगे n इक्वल टू 3, k l m, m शेल, बताओ अब l की कितनी वैल्यूज आएंगी? 3। और वो तीन वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 2। दिख रहा है सब लोगों को? सेम ऐसे ही आप देखें जब n की वैल्यू 4 होगी तो बताओ l की कितनी वैल्यू जाएंगी? 4। कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3। बताओ जब n 5 होगा तो सिंपल है, उससे 0 से शुरू करो और काउंट करते जाओ। 0, 1, 2, 3 एंड 4। सही है, समझ में आ रहा है सब लोग? अब या तो हम इनको l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2 बोलते रहें, या फिर हम इनके नाम रख दें। क्या रख दें? है ना भाई। आपने महाभारत के बारे में सुना है ना, कितने कौरव थे? तो 100 लोगों के नाम रखे गए थे ना, ऐसा ना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसा नहीं किया गया था। सबके नाम रखे गए। तो नाम रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने बोला कि देखो आज के बाद जिसके लिए l 0 होगा उसको हम नाम देते हैं s सबशेल। क्या नाम देते हैं? मतलब फर्स्ट फ्लोर का जो रूम था भाई, हमने क्या सीखा अभी तक? फर्स्ट फ्लोर में एक रूम है, उस एक रूम का नाम क्या है? s। सेकेंड फ्लोर पे कितने रूम है? 2। तो बताओ जिसके लिए l 0 है उसको तो क्या बोल देंगे? s, और जिसके लिए 1 है उसको क्या बोल देंगे? p। थर्ड फ्लोर पे कितने रूम हैं? 3। एक का नाम s, एक का नाम p, एक का नाम d। बताओ फोर्थ फ्लोर पे s, p, d, f। फिफ्थ फ्लोर पे s, p, d, f, g। समझे जी? कोई दिक्कत किसी को? अभी इनको हम ढंग से और नाम दे सकते हैं, अभी तो अपन ने ब्रेक किया, अब हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। अगर मुझे रूम को टैग करना हो, किसको टैग करना हो? तो देखो फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम है, उसका नाम है एस, उसको बोल देंगे 1s। तो 1s लिखते आप पहचान जाओगे कि ये फर्स्ट फ्लोर का कौन सा वाला रूम है? एस वाला। बताओ इसको कौन सा लिखूंगा? 2s। इसको क्या लिखूंगा? 2p। समझ रहे हैं? टैग कर रहे हैं हम। ये कौन सा रूम है? सेकंड फ्लोर का पी वाला रूम है। सही ना? जैसे आप इस बिल्डिंग में मान लो 104 लिखा हुआ है तो समझना कि फर्स्ट फ्लोर का फोर्थ रूम है, और 204 लिखा हुआ है तो सेकंड फ्लोर का फोर्थ रूम है ना। बताओ ये क्या क्या हो जाएंगे? 3s, 3p, 3d। समझ में आ रहा है? ये सब क्या क्या बन जाएंगे बताओ? 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। यस, 5G इंडिया में आ गया, केमिस्ट्री में नहीं आया। केमिस्ट्री में आना बाकी है, अभी समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। चलो तुम्हारी इच्छा हो जहां चले जाना।
चलिए तब देखो अरेंज करते हैं। तो देखो ऐसे लिखा जाता है एटम को, आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा पहले। 1s कैसे लिखते हैं? 2s 2p, फिर क्या लिखेंगे? बोलते जाओ। 3s 3p और फिर 3d। 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 5f और फिर क्या आ जाएगा? 5g। बट अभी अपने काम में ऐसे लिखते नहीं हम लोग। बताओ ऐसे क्या होगा आगे? 6s 6p 6d 6f और इसके बाद जाएगा 6h। तो कहानी का मतलब यही है, ये सब सबशेल्स को दिखा रहा है, रूम्स। यहां तक पहुंच गए। अब इसके बारे में कुछ और चीजें आप जानो। ये जो एल है ये सिर्फ ये नहीं बताता कि सबशेल है, ठीक है। एल ऑल्सो टेल्स, या छोड़ो एल को क्यों, हाँ थोड़ा लिख लेते हैं, काम में तो आ जाता है। टेल्स द शेप ऑफ सबशेल, शेप ऑफ सबशेल। अब देखो दुनिया के सारे रूम क्यूबिकल होते हैं क्या? कुछ रूम्स क्यूबॉइड भी होते हैं, कुछ रूम सर्कुलर भी हो सकते हैं, कुछ रूम तिकोने भी हो सकते हैं। हर रूम की अलग अलग क्या हो सकती है? शेप हो सकती है। तो सेम ऐसे ही सारे सबशेल सेम टाइप के नहीं होते, उनकी खुद की अपनी कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है। तो जो आपका L इक्वल टू 0 है यानी एस सबशेल, तो बताओ एस सबशेल की जो शेप है वो कैसी होती है? स्फेरिकल, एक स्फीयर की तरह वो होता है, ठीक है। L इज इक्वल्स टू 1, जिसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? P सबशेल। तो P सबशेल की जो शेप होती है वो होती है डम्बेल। तो स्फेरिकल तो ऐसा हो गया, बीच में न्यूक्लियस को दिखा देते हैं अपन। डम्बेल कैसा होता है? ऐसा बीच में न्यूक्लियस, ऐसा। ये जो आपको यहां गोले दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं लोब्स। क्या बोलते हैं? लोब्स। ऐसे ही L इज इक्वल्स टू 2, उसको हम लोग कौन सा शेप कौन सा सबशेल बोलते हैं? डी सबशेल। और डी सबशेल की शेप कैसी होती है? डबल डम्बेल। लाइक पुष्पा, फ्लावर, सही है। तो ये आपका डबल डम्बेल और ये इसकी 4 लोब्स होती है। और बात करेंगे इनके बारे में आगे, बट हाल फिलहाल तो आपको इनके शेप के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अभी जो लिख रहा हूं आपके इतना काम नहीं आएगा, बस लिख लेते हैं। L is also known as angular quantum number, as we can calculate orbital angular momentum। इसके द्वारा हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं म्यू। तो म्यू का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है रूट L इंटू L प्लस 1 इंटू H अपॉन 2 पाई। तो वैसे रट्टा मार फॉर्मूला है, आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में दोबारा पढ़ेंगे, मतलब नहीं पढ़ेंगे, हम क्वांटम नंबर्स यही पढ़ रहे हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट है जो आपको धीरे धीरे यूज करते करते याद होगा। आपको अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो बस यहाँ L की वैल्यू रखते जाओ। फॉर एग्जाम्पल आपसे बात करूं एस सबशेल, तो बताओ एस सबशेल के लिए L कितना होता है? 0। तो यहां पर 0 रखो। तो बताओ म्यू यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एस सबशेल कितना आ जाएगा? 0। फिक्स है। बताओ P सबशेल, L की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो बताओ म्यू L कितना आ जाएगा? 1। सही है। फिर आप आ जाओ D सबशेल पर।
एल की वैल्यू 2, तो बताओ इसके लिए म्यू डी कितना हो जाएगा? तो देखो, अरे गलत लिख दिया, 2 नहीं, ये बनेगा 1 इंटू 1+1, इसके लिए आएगी √2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। देखो यहाँ एल के लिए 2 रखो, एक 2 यहाँ, और 2+1 ये कितना हो गया? 3 इंटू 2 6, तो बताओ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? √6h अपॉन 2। आराम से वैल्यू रख के देख लो, ठीक है। हो गया? जैसे मान लो सामने एक क्वेश्चन लिखूं कि कैलकुलेट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4f सबशेल। ऑर्बिटल ही बोलेगा, ऑर्बिटल भी अपन आगे सीखेंगे इसलिए लिखा नहीं है। बताओ 4f के अंदर इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, है ना? तो देखो ये 4 आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? √L इंटू L प्लस 1 इंटू H अपॉन 2 पाई। बताओ F वाले के लिए L की वैल्यू कितनी है? 3। समझ पा रहे हैं? चलो एक बार के लिए मान लो मैं इसको 4f की जगह 3d बोल देता हूं, तो 3 है मतलब थर्ड शेल की बात कर रहा है, लेकिन सबशेल कौन सा है? D। बताओ D के लिए L की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो अगर मैं इसका म्यू लिखता तो बताओ क्या बनेगा? 2 इंटू 2+1 जो इसका बन रहा था, √6h अपॉन 2 पाई। समझ में आ रहा है? अब चाहे आप 3D ले लो, 3D 4D 5D 6D सबके लिए ये वैल्यू क्या आने वाली है? सेम। सही है? कोई डाउट? आराम से देख लो, किसी को कोई भी डाउट दो पूछ सकता है। हाँ 4f लोगे टीना तो कुछ और आ जाएगा, तो एक ही बात है, 4f 5f 6f सबके लिए म्यू की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। चलो आगे, ठीक है। चलिए शेल हो गया, सब शेल हो गया। अब उसके अंदर क्या मिलने वाला है अपने को? ऑर्बिटल। क्या मिलेगा? तो हम एक और स्टेप आगे चल रहे हैं और चल रहे हैं अपने अगले क्वांटम नंबर की तरफ, थर्ड, जिसे हम लोग जानते बाय द नेम ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यह हमें बताएगा कि किस कमरे के अंदर कितनी टेबल्स या बेंच या डेस्क लगी हुई है। स्मॉल m, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किसके अंदर रहेगा? इनसाइड अ सबशेल। सबसे बाहर कौन होता है? शेल। शेल के अंदर कौन होता है? सबशेल। और सबशेल के अंदर कौन रहते हैं? ऑर्बिटल्स। ठीक है। फर्दर, each value of m, each value of m represents an orbital। m की हर वैल्यू एक ऑर्बिटल को दिखाएगी। फिर देखें, m की जो वैल्यू है वो l पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? l पर। वो लिख देते हैं यहां पर, वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स
ऑन वैल्यू ऑफ एल। एम की हर वैल्यू एल की वैल्यू पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, एल, there will be total 2l plus 1 values of m। ये समझे। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम एक छोटी सी टेबल बना सकते हैं। यहां मैं लिख सकता हूं वैल्यूज ऑफ एल, जो एक्चुअली किसको दिखाएंगी, सबशेल को। यहां मैं लिखूंगा टोटल वैल्यूज ऑफ एम। कितनी वैल्यूज होंगी वो, 2l plus 1। और ये किसको दिखाएगी, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। देखते चलो, स्टेप वाइज सीख रहे हैं पर साथ साथ फोकस भी करते हुए चलें। जैसे मैंने आपसे बोला आपके पास एक सबशेल होता है एस सबशेल, ठीक है। बताओ एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर मैं इस फॉर्मूले में एल के लिए 0 रखता हूं तो यहां पर आपको एल कितनी वैल्यूज मिलेगी, एम की 1। एम की 1 वैल्यू का मतलब क्या है, यहां पर एक ऑर्बिटल होगा। कहने का मतलब कवि ये कह रहा है कि एस सबशेल में आपको सिर्फ कितना ऑर्बिटल मिलेगा, 1। और इस एक ऑर्बिटल को हम एक डब्बे से दिखा देते हैं अभी के लिए। एक डब्बा बोले तो एक ऑर्बिटल। फिर आप आओ, अगला सबशेल कौन सा होता है, पी। बताओ पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहां पर एल के लिए 1 रखो। 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3। तो यहां पर आपके पास 3 ऑर्बिटल्स आएंगे, 3 ऑर्बिटल्स। और इन 3 ऑर्बिटल्स को हम लोग 3 डब्बों से दिखा देते हैं, लाइक दिस। सही है। फिर आप और आगे चलो, P के बाद आता है D। D के लिए L की वैल्यू कितनी हो गई, 2। 2 रखोगे तो आपको 5 वैल्यूज मिलेंगी, मतलब आपके पास 5 ऑर्बिटल्स। 1 2 3 4 5, लाइक दिस। और ऐसे ही जब F की बात करोगे तो L कितना हो जाएगा, 3। उस केस में 7 वैल्यूज और आपको यहां पर 7 ऑर्बिटल्स। इसीलिए हम कहते हैं कि एस सबशेल में कितना ऑर्बिटल होता है, 1। पी में कितने होते हैं, 3। डी में कितने होते हैं, 5। और एफ में कितने होते हैं, 7। आराम से कॉपी कर लीजिए। जी में कितने हो जाएंगे, मतलब दो बढ़ाते जाओ। उसके अगले में 11, उसके अगले में 13, उसके अगले में 15। चलिए, तो ये पता लग गया कि अब ऑर्बिटल्स कितने कितने होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन ऑर्बिटल्स होते हैं, उनका नाम कैसे रखेंगे। इसके बाद देखें, ये तो आपने ऑर्बिटल्स देखे, ऑर्बिटल्स का भी नाम रखेंगे। नाउ फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल, for each value of L, the values of M ranges from, या ranges between लिख लो rather आप, ranges between -L2 plus L। अब ये सीखें अगली चीज, तो मैं फिर से लिख रहा हूं। यहां पर है वैल्यूज ऑफ L, यहां पर आएंगी वैल्यूज ऑफ M, -L से +L। ये जो वैल्यूज हैं, ये टोटल वैल्यूज होंगी कितनी, 12 + 1 वैल्यूज। ठीक है। तो देखो, जब L की वैल्यू 0 होगी, यानी कौन सा सबशेल होगा, S सबशेल। M की वैल्यूज आएंगी कितनी, 1। और वो जो एक वैल्यू होगी वो -0 से +0 के बीच में होगी।
जीरो कभी माइनस नहीं होता, जीरो जीरो ही होता है। माइनस जीरो से प्लस जीरो का मतलब यहां पर m की एक वैल्यू है जो कि कितनी होगी, जीरो। ये एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को दिखा रही है। इसी तरह देखो, है ना, ये s सबशेल हो गया। अगर हम p सबशेल की बात करें तो बताओ l की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब m की 2 इंटू 1 प्लस 1 तीन वैल्यूज आएंगी जो आपने भी देखी। कौन कौन सी, -1, 0, +1। तो इस तरह से हमने तीन डब्बे रखे थे, उन तीन डब्बों में किसी एक के लिए m की वैल्यू -1 थी, एक की वैल्यू 0 थी, एक की वैल्यू +1 थी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ऑर्डर इज नॉट फिक्स्ड। मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि -1 ही होगा, ये 0 भी हो सकता है, ये +1 भी हो सकता है, ये 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, +1 हो सकता है। लेकिन एक चीज फिक्स है, अगर ये -1 हो गया तो फिर कोई और -1 नहीं हो सकता है, एक चीज। दूसरा, क्योंकि ये p के डब्बे हैं, इनका नाम रखा गया px, py, pz। एक्स वाई जेड क्यों लगाया गया अभी थोड़ी देर में आप समझ जाओगे, उसका भी एक कारण है, वही हम चलने वाले हैं। बट हाल फिलहाल यहां से आपको एक कहानी समझ में आ रही है कि मेरे पास जो p सबशेल है उसमें तीन डब्बे यानी तीन ऑर्बिटल होते हैं जिनके नाम क्या क्या होते हैं, px, py, pz। ओके जी, वो तो अब बताऊंगा, अभी तो मान लो कि मैं झूठ नहीं बोलता और विश्वास कर लो। बताओ l की वैल्यू 2 होगी तो m की कितनी वैल्यूज आएंगी, 5। और वो 5 वैल्यूज कहां से कहां तक होंगी, -2 से +2। बताओ कौन कौन आएगी, -2, -1, 0। सही है, तो बताओ कितना डब्बा बनेगा, 5। -2, -1, 0, +1, +2। अगेन ऑर्डर इज नॉट फिक्स्ड, कोई कुछ भी हो सकता है। अब जैसे P वालों के नाम रखे गए वैसे D वालों के भी नाम रखे जाएंगे। बताओ, सुना है कभी, D, DXY, DYZ, DZX, DX² -Y² और DZ²। चिंता ना करें, यूज करते करते याद होगा, बट बहुत फोकस के साथ एक बार पढ़ लें कि ये 5 D ऑर्बिटल होते हैं और ये इनके अलग अलग नाम होते हैं। क्या हो गया, चले आगे, चलिए अब देखें इनके और डिटेल में चलते हैं। आपने अभी तक क्या सीख लिया, देखो शेल होगा, बताओ कौन सा शेल है, सेकंड। इसमें सब शेल होगा, बताओ कौन सा सब शेल है, पी। और उसमें ऑर्बिटल होगा, उसका नाम रख दिया एक्स। डिफरेंस समझना, अगर सिर्फ 2p लिखा है तो वो किसको दिखा रहा है, सब शेल को। किसको दिखा रहा है, और 2p के सबस्क्रिप्ट में एक्स वाई जेड लिखा है तो वो किसको दिखा रहा है, ऑर्बिटल को। बताओ ये क्या है, 1 ऑर्बिटल। सिर्फ आपको इनका रिप्रेजेंटेशन सीखना है। बताओ ये क्या है, 1 सबशेल। इट मे कंटेन कितने, 3 ऑर्बिटल्स। इट मे क्यों लिख रहे हैं हम, इट विल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स। सही है, कई बार इसको 2p ऑर्बिटल बोल देगा बोलने को, बट 2p ऑर्बिटल स्पेसिफाई करना है तो आपको x, y और z सबस्क्रिप्ट को यूज करना है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है, सीखते हैं क्या। हाँ 2p ऑर्बिटल बोलते हैं, चलते फिरते तो बोलते तो हैं, पर जनरली स्पेसिफाई, अगर एग्जैक्ट स्पेसिफाई करना है कि 2p में भी कौन सा ऑर्बिटल है तो नीचे नाम लिखना पड़ेगा उसको। एक्चुअली जनरली तो आप कर लोगे, लेकिन जब स्पेसिफिकली आएगा तब भी आप जनरली कर दोगे, फिर नंबर पे जनरली हो जाएंगे। You have to have some exclusivity. You have to understand the exclusivity. चलिए फिर देखो, ये काम की चीज सिखा रहा हूं, ये आपके आगे बॉन्डिंग में भी काम में आएगी, कोऑर्डिनेशन में भी काम में आएगी, पीरियडिक में ऐसे जितनी काम नहीं आएगी, बट सीख लेते हैं, बात कर रहे हैं तो। लेकिन M also
represents the orientation of electron cloud of an orbital in three-dimensional space. ठीक है, अब ये समझो, ये आपके थोड़े काम की चीजें हैं। देखो थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जो एस सबशेल है, बताओ उसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। देखो एस सबशेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेंटर में दिखाते हैं न्यूक्लियस को, और उसके चारों तरफ ऐसे डॉटेड रीजन दिखा देते हैं। तो ऐसे बाउंड्री बना रहा हूं ताकि क्लियरली दिखे। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हैं? देखो छोटे टर्म से जो कई लोगों को क्लियर नहीं होते, उस वजह से आपको इनऑर्गेनिक नहीं आती है, और इसलिए कुछ लोग बोल देते हैं इनऑर्गेनिक में पढ़ना क्या है, सब रटना ही तो है। ठीक है, तो आपकी मिथ्या कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। तो मुझे बता सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड? हाँ, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट इलेक्ट्रॉन्स। ये तो वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, पाया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसे मैं आपसे बात करूं, आप सभी को पता है, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं, आप में से कितने लोग रणथंभौर के बारे में जानते हैं? रणथंभौर का नाम सुना है? सवाई माधोपुर, रणथंभौर। क्यों सुना है? क्योंकि ये एक नेशनल टाइगर रिजर्व है, एनटीआर है, और इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है? रणथंभौर में। टाइगर की पॉपुलेशन है, डेंसिटी, वो रणथंभौर में सबसे ज्यादा है। उसके बाद आई थिंक जिम कॉर्बेट है। मेरी जी के बर्बाद है, उल्टा भी हो चुका हो सकता है। ठीक है ना? बट द पॉइंट इज, मान लो कि ये रणथंभौर का नक्शा है ऐसा। ये वो टाइगर रिजर्व एरिया है, फॉरेस्ट एरिया, जिसके अंदर क्या रहते हैं? टाइगर्स रहते हैं। ठीक है, और आप यहां से अपनी जिप्सी लेकर इसमें घुस गए फॉरेस्ट में। बताओ फॉरेस्ट में घुसने के बाद आप 1 घंटा घूमे, क्या आपको टाइगर मिलेगा? मिल सकता है, मिलेगा इसकी कोई गारंटी? लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, 8-8 दिन घूमते हैं। मेरे को एक साइको मिला था, मतलब साइको तो एक बंदा मिला था, वो बेंगलोर से आया था 8 दिन की छुट्टी लेके। सारा उसने प्रॉपर होटल बुक किया था, उसका 1 दिन का रहने का खर्चा और सब कुछ, क्योंकि जिप्सी की एक सफारी जो होती है ना, एक जोन की, एक आदमी का खर्चा बैठता है शायद 4,000 रुपए के आसपास, 3 से 4,000 रुपए। उसने 1 दिन के जितने स्लॉट्स होते हैं, एक सुबह का स्लॉट, एक मॉर्निंग का स्लॉट, 2 स्लॉट चलते हैं मेजर, तो हर दिन एक एक जोन बुक किया हुआ था। आई थिंक 8 जोन है, तो अगले 8 8 64, 64 इंटू 4,000 कितने हो गए? 2,40,000 है ना, 2,40,000 के आसपास हो गए, प्लस हर दिन रहने का खर्चा 5-5 हजार भी मान लो, 40,000, वो 2,80,000 का बंदोबस्त उसने कर रखा था। क्यों? क्योंकि जो पिछली बार आया था उसको टाइगर नहीं दिखा था, इस बार वो कसम खा के आया था टाइगर जरूर देख के जाऊंगा। ठीक है, वो मेरे साथ जीप में बैठा था, इसलिए मुझे पता है। मैंने बोला यार गजब भाई, सैल्यूट करके आया था मैंने उसको। है नहीं, उस वाली में तो नहीं मिला हमको। तो उसने बोला कि मेरे को पता था ऐसा होएगा, इसलिए मैंने सारे बुक कर रखे। मैंने तो देख लिया, हम तो पिछली बार देख चुके। ठीक है, तो आप ये मानते हो ना कि ये टाइगर नहीं मिलेगा? जू में क्लोज्ड होता है टाइगर, इसलिए जो वाइल्ड टाइगर होता है उसको देख, एक्चुअली दिस इज एडवेंचर, एड्रेनलिन रश होता है व्हेन यू हैव टाइगर, वाइल्ड टाइगर सामने, ऐसा ना अंदर से डर लगता है बहुत। और टाइगर इज ए मैजेस्टिक एनिमल, आप मेस्मराइज हो जाते हो उसको देखते ही, मंत्रमुग्ध। ये उसका मेल टाइगर जो होता है ना, उसका बिल्कुल ऐसा शरीर होता है खतरनाक। अगर अच्छी हेल्थ वाला टाइगर ना, तो
आपको दिख जाएगा कि एक थप्पड़ मारे तो फट जाएगा चेहरा। 8 इंच का एक क्लॉ होता है उसका, रिट्रैक्ट होता है, जब बाहर निकले पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उड़ जाता है। खैर, तो आप समझें इस पूरे एरिया में टाइगर कहीं पर भी मिल सकता है। अब कोई गारंटी नहीं कि यहां मिलेगा या यहां मिलेगा या यहां मिलेगा, विचरण कर रहा है, घूम रहा है वो तो ये जो एरिया कहलाएगा इसको हम टाइगर क्लाउड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अगर आप राजस्थान का मैप ले लो तो ये वाला जो रीजन है ये टाइगर क्लाउड है, ये सब रीजन क्या पड़ा है? खाली, और कहीं पर आपको टाइगर नहीं मिलेगा। तो सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां है, यहां है, या यहां मिल सकता है, यहां मिल सकता है, यहां मिल सकता है। जहां जहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता है रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो एक एस ऑर्बिटल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? मिल सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, रीजन क्या भी चीज समझते जाएं। अब देखो ऐसे ही क्या होता है, पी सबशेल होता है। अभी भी आपने पी सबशेल की शेप बनाई थी, कैसी थी? डंबल। तो डंबल शेप में क्या होता है, ऐसे न्यूक्लियस है ये, इसके चारों तरफ ऐसे दो लोब्स बनती हैं। ठीक है, ये लोब्स भी किसको दिखाती है बताओ? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब जब आप पी सबशेल में बैठे हो तो न्यूक्लियस के इधर भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, इधर भी मिल सकते हैं, ऊपर नहीं मिलेंगे, नीचे नहीं मिलेंगे, इधर नहीं मिलेंगे, इधर नहीं मिलेंगे। फिक्स्ड रीजन है, जहां पर आप घूमो तो आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। ऐसे ही तीसरा कौन होता है? डी सबशेल। तो डी सबशेल जो होता है उसमें से 4 लूप्स होती हैं, 4 डायरेक्शन में। तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। हर लोब किसको दिखा रही है? एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। ऐसे हर सबशेल के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मिलने के चांसेस होते हैं, और वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता है उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? लोब के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के नाम से। ठीक है, तो अब ये देखो इस टर्म का मतलब, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब हम इसको समझेंगे, इसका मतलब क्या है, यहीं पे समझ लेगा, यहीं समझ लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। ये क्या था? अच्छा, हैंग कर रहा है। चलो हो गया अपना काम। तो अभी आप देखो, जैसे मैं आपको बताता हूं पी सबशेल। क्या भाई? हो जा सेटल यार, ठीक है, यहीं रह जा बस। चलिए, तो आप देखा पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और इनके लिए एम की 3 वैल्यूज आती है, -1, 0, +1। तो इन तीनों वैल्यूज का मतलब क्या है? देखो हमारे पास इस दुनिया में 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस, अभी मत बनाना आप लोग, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये जेड एक्सेस है। ठीक है, मान लो जैसे मेरे पास ये ले लेते हैं,
ये एक रॉड है, ये ऐसे रखी हुई है, एक रॉड ऐसे रखी हुई है और एक रॉड ऐसे रखी हुई है। ठीक है, बताओ उन तीनों रॉड्स का जो ओरिएंटेशन है वो सेम है या अलग अलग है? दिख रहा है आप सभी लोगों को? अब अगर मैं चाहूं तो इन तीन ओरिएंटेशन को कुछ नाम दे सकता हूं। जैसे मान लो इसकी जो लेंथ है 0 से लेकर यहां तक, ये 2 है, ठीक है, तो ये इसको हम बोल देंगे x इज इक्वल्स टू 2, है ना। ये मान लो यहां से लेकर 3 पे बैठा है तो इसको बोल देंगे y इज इक्वल्स टू 3, और ये x और y के बीच में है तो ये वैल्यू निकाल के हम कुछ लिख सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं x इक्वल टू 2 तो अंडरस्टूड है कि हम इस एक्सिस पर इस रॉड की बात कर रहे हैं। मैं बोलूं y इक्वल टू 3 तो हम इस एक्सिस पर इस वाली रॉड की बात कर रहे हैं। और मान लो मैं लिख दूं xy इज इक्वल्स टू 2 या xy इज इक्वल्स टू 1, तो हम इस वाली रॉड की बात, इनको नाम दे दिया। मान लो मैं 2 नाम नहीं देकर इसको नाम देता a, इसको नाम देता b और इसको नाम देता c। a को वैल्यू कर देता 1, c को वैल्यू कर देता 2 और b को वैल्यू कर देता 3। अब मैं बोलता आपसे 3, तो बताओ कौन सी रॉड की बात कर रहे हैं? बी वाली की। मैं बोलता 1, तो कौन सी रॉड की बात कर रहे हैं? तो हम टैग कर रहे हैं इनको भी, ठीक है, ताकि हम इनको पहचान पाए। तो सेम ऐसा ही क्या होता है जब आपने देखा कि आपका जो p ऑर्बिटल है उसकी शेप होती है डंबल और इसकी 2 लोब्स होती हैं। तो अगर इसकी लोब्स, मान लो दोनों लोब्स कहां लाई कर रही हो? एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है, तो एक ओरिएंटेशन है, इसकी दोनों लोब्स कहां लाई कर रही है? एक्स एक्सिस पर। इस ओरिएंटेशन को हम, हमारे पास m की कितनी वैल्यूज अवेलेबल हैं? 3, एक 0, एक +1 और एक -1। बताओ इसे क्या नाम देना चाहोगे? 0 +1 -1, आपकी इच्छा। 0 दे दें। अब हमने इसको बोल दिया m इक्वल टू 0, तभी आपके मेरे बीच की बात है। m इक्वल टू 0 का मतलब वो ऑर्बिटल होगा जिसकी दोनों लोब्स कहां लाई कर रही है? x एक्सिस पर, और इसे हम नाम दे देंगे px। क्या नाम देंगे? px। ठीक है, तो देखो ये जैसे x एक्सिस है वैसे y एक्सिस है। मान लो एक ऑर्बिटल है, उसकी दोनों लोब्स y एक्सिस पे लाई कर रही है। बताओ ये दोनों ओरिएंटेशन सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। अगर इसको 0 नाम दिया है तो मेरे पास 2 वैल्यूज बची हैं, +1 और, बताओ क्या नाम देना चाहोगे? +1 या -1? चलो जनता की भारी डिमांड पे इसको नाम दे दिया -1 और इसका नाम हो जाएगा py। कोई और ओरिएंटेशन पॉसिबल है? z, है ना। अभी एक एक्सिस बाकी है, कौन सी एक्सिस? ये z एक्सिस है। तो जो ऑर्बिटल z एक्सिस के अलोंग लाई करेगा उसके लिए a की वैल्यू बची है क्या? m इज इक्वल्स टू +1। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या वैल्यू देते हो। आप बोलो नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसको 1 बोलूंगा, तो भाई तू इसको 1 बोल ले। मैं इसको 0 बोल लूंगा, इसको -1 बोल लूंगा। आप इसको -1 बोल लो, मैं इसको +1 0 कुछ भी बोल सकता हूं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था पहली बात तो ऑर्डर फिक्स नहीं है। अब आपको px का मतलब समझ में आया? कौन है px? जिसकी दोनों लोब्स कहां लाई करेगी? x एक्सिस पर। बताओ py कौन है? जिसकी दोनों लोब्स, और pz कौन है? इसकी दोनों लोब्स z एक्सिस पर लाई करेगी। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो px whose lobes lie along x axis, y axis, z axis। तो ये बन गया px, ये बन गया py, और ये बन जाएगा pz।
इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकता है, इसमें रह सकता है, इसमें रह सकता है, इन तीनों में से किसी में रह सकता है। ये तीनों कंबाइन फॉर्म में हम इसको बोलते हैं पी सबशेल। एक साथ लिखे हुए हैं ना, तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा पी सबशेल है। और इस पी सबशेल के अंदर इस तरह से 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। इससे ज्यादा और कुछ सीखने की आपको भी जरूरत नहीं है। डन, चलो आगे। चलिए जी, नेक्स्ट देखें, फोर्थ एंड लास्ट, इसे हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? देखो ये माना गया है, मतलब ऑब्वियसली इसका लॉजिक है, बट इसकी कोई वैल्यू ऐसे दिखाते नहीं है, सब मानते हैं इसको, थियोरेटिकल है। तो ये इट शोज या इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अपनी एक्सिस के अबाउट इलेक्ट्रॉन के घूमने की डायरेक्शन को कौन बताता है? स्पिन क्वांटम। कोई भी चीज अगर घूमेगी उसके लिए दो ही डायरेक्शन है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। बताओ, क्लॉकवाइज घूमने के चांसेस आधे 50%, और एंटी क्लॉकवाइज घूमने के चांसेस भी आधे, दैट इज 50%। इसको हम प्रोबेबिलिटीज दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? क्लॉकवाइज घूमने की प्रोबेबिलिटी आधी, एंटी क्लॉकवाइज घूमने की आधी। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 हो सकती है ना, ये मैथ्स की लैंग्वेज है। तो आप देखो, हम इस s की जो वैल्यू है 2 होती है, या तो हम उसको लिखते हैं प्लस हाफ, या फिर s के लिए क्या लिखते हैं, माइनस हाफ। का मतलब प्रोबेबिलिटी आधी, प्लस यानी ये क्लॉकवाइज स्पिन को दिखाता है। किसको दिखाता है? आधी प्रोबेबिलिटी क्लॉकवाइज घूमने की। और माइनस हाफ किसको दिखाता है? एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक है ना? तो घड़ी की डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज, उसका उल्टा घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम अपवर्ड एरो से ऐसे या फिर ऐसे डिनोट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का एरो ऊपर है वो क्लॉकवाइज स्पिन शो कर रहा होगा, एस की वैल्यू प्लस हाफ। ऐसा क्यों? देखो, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा? ऐसा एरो लगाते हैं, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो देखो अपवर्ड एरो ऐसा। जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा वो इधर से ऐसे जाएगा, डाउनवर्ड एरो, एंटी क्लॉकवाइज। तो वहां से इसको उठाया गया है। और आपको इसकी हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, आपको तो समझना है कि अगर अपवर्ड एरो है तो क्लॉकवाइज स्पिन, और इस तरह से डाउनवर्ड एरो है तो आपको क्या मिलेगा? एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे चारों क्वांटम नंबर्स आ गए हैं। अब इन चारों क्वांटम नंबर्स को सीखने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि एक एटम के अंदर सबसे बाहर क्या होता है? शेल। शेल के अंदर क्या होता है? सबशेल। सबशेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर जाके कौन बैठेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम उन इलेक्ट्रॉन्स को भरने चलेंगे। नेक्स्ट, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन।
तो इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के भी कुछ रूल्स सिखाए गए थे जब शुरुआत की गई थी। कुछ रूल्स आपने पहले से पढ़े होंगे, कुछ आप अभी एक एक करके पढ़ते चलोगे। जो सबसे पहला रूल आता है उसे हम बोलते हैं ऑफबोस प्रिंसिपल। हाँ जी, क्या होता है ऑफबोस प्रिंसिपल? हाँ भी, हाँ ठीक है, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल होते हैं। किस में फिल होते हैं? हाँ, जैसे मान लो किसी का हॉस्टल है 8 फ्लोर का, वो हॉस्टल उसको भरना है, मतलब भरना वाले बच्चे आते जा रहे हैं, रहते जा रहे हैं उसमें। बताओ, पहले सबसे पहले जो बच्चा आएगा उसको फर्स्ट फ्लोर पर रखेगा 8वें पे? पहले फर्स्ट फ्लोर भरेगा ना। पहले को 8वें बिठा दिया, भाई साहब कपड़े लेने 8वें फ्लोर पे जाओ, दूध पहुंचाने 8वें फ्लोर पे जाओ, लिफ्ट का अलग से खर्चा लगेगा बिजली का, तो फर्स्ट फ्लोर पे बिठाएगा उसको। तो सेम चीज है। ऑफ्बो ने क्या कहा कि देखो भाई, जब भी तुम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इन different orbitals different orbitals are filled in increasing order of their energy। कहने का मतलब दैट इज लोअर एनर्जी ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी उसको सबसे पहला भरा जाएगा, फिर उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाला, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। उसमें मन नहीं होगा ना उसका। अगर हॉस्टल उन्होंने 8th फ्लोर पर रखेगा तो उसका खर्चा बढ़ेगा ना। देन इट्स कॉस्टली, इट विल बी कॉस्टली फॉर हिम एक्चुअली। सो दैट इज अ कंस्ट्रेंट। लाइक रूम कैन नॉट बी सिलेक्टेड by the student. There is an offer going on, 50% discount on the room rent. चल रहा होगा ना अभी? So sometimes like there is a constraint, student cannot select the room. You can say it's the room of your college. In college you don't have choice of rooms. Sub, that is another case. अगर कॉलेज के हॉस्टल में रहना है तो कॉलेज के रूल्स के हिसाब से रहना होगा। एनी हाउ कर तो हम कुछ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या रूम मॉडिफाई कर लोगे? किसने बोला आप? ऐसे कौन बोला भाई? उसको ये नहीं पता अगले साल उसका ये रूम रहेगा नहीं रहेगा, को पैसा लगाएगा वो। अच्छा, किसी उसका देख लिया होगा कॉलेज वाले भैया का वीडियो यूट्यूब पे, क्या उन्होंने खुद मॉडिफाई किया हुआ है? क्या क्या किया मॉडिफिकेशन में? हैं? सही है, ये मुझे नहीं पता था भाई। सरकारी कॉलेज ही है ना? एम्स में? एम्स में अलाउड है क्या? अच्छा, एम्स में ही अलाउड है। तो अगले साल अपना रूम वगैरह खुद बना लो बढ़िया से। एसी मिलता है, पर्सनल रूम मिलता है, सही है, मजे ही मजे हैं। तो सही है, सही है। हमारे तो इंजीनियरिंग कॉलेज थे, उनमें पंखा तक नहीं होता ढंग से, वो पंखा भी चलता था। मतलब मैं तो नहीं रहा कॉलेज में, मेरे दोस्तों के उसमें जाता था हॉस्टल में। तो ऐसे पत्थर की दीवार थी, मोटे मोटे पत्थर, 4-4 फीट की एक दीवार, और एक रूम होता था साइड में, छोटा सा रूम था। मतलब इस रूम के भी 4-5 टुकड़े कर दो, इतना रूम होता था बस। हाँ, इसके 4 दीवार कर दो, वैसे 4 रूम होते थे। ये ना, ये यहाँ तक का एक रूम होता था बस, उसमें 2 लोग रहते थे। सही है, खैर छोड़ो।
अब क्या है, अब तो जान ही सकते हैं, ये हो गया। अब ये तो हो गया कि हम सबसे पहले कम एनर्जी वाले को भरेंगे, उसके बाद समझो यहाँ पर एक रूल होता है, हमें हमें कैसे पता लगेगा किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। तो देयर इज अ रूल कॉल्ड n प्लस l रूल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पे जरूर 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 ध्यान दें। n प्लस l रूल कहता है कि अगर आपको दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंपेयर करनी है, जैसे मान लो एक है 3D एक है 4s, ठीक है, आप इनके लिए n प्लस l की वैल्यू निकाल लो। अब आप खुद देखो, ये बाहर जो नंबर लिखा होता है ये किसको दिखाता है, n, फ्लोर सिखाया था मैंने, थर्ड फ्लोर, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 3। बताओ d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, तो बताओ इसका n प्लस l कितना आ गया 5। यहां देखो n कितना 4, s कितना 0, बताओ n प्लस l 4, बताओ किस ऑर्बिटल के लिए n प्लस l ज्यादा है। So 3D will be at higher energy as compared to 4s. The first statement of n plus l rule is कि the orbital having higher value of n plus l will be at higher energy। तो अगर पास दो ऑर्बिटल हैं उनके n प्लस एल वैल्यू निकालो, तो जिसका n प्लस एल ज्यादा आ गया उसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा। ठीक है, तो फिर कवि कहता है कि लो ये है 4s, ये है 4p, ठीक है, एक काम कर चेंज कर लेते हैं। मान लो आपके पास एक तो है 5p, एक है आपके पास 4d, एक है आपके पास 6s। हाँ जी, बताओ n कितना, बोलो सब, 5, p कितना, l कितना 1, बताओ n प्लस l इज इक्वल्स टू 6। यहां देखो n कितना 4, l कितना 2, बताओ n प्लस l कितना 6। यहां देखो n 6, l 0, बताओ n प्लस l कितना 6। n प्लस l की वैल्यू सेम आ गई। तो जब n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाती है तो फिर एनर्जी डिपेंड करती है n पर। किस पर डिपेंड करती है, आप अगर थोड़ा क्या बहुत भी चलना पड़ेगा, अगर आप यहां चलो तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस द साइज एंड एनर्जी ऑफ शेल, यानी फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम होगी, सेकंड की उससे ज्यादा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। समझ में आ रहा है। तो सेम चीज अगर आप यहां पर अप्लाई करो, नहीं है ना, अच्छा ठीक है, चलिए भाई देखें, तो इनके लिए n प्लस एल सेम है, तो अब किस पे डिपेंड करेगा, देखो फिफ्थ फ्लोर, ये फोर्थ फ्लोर, और ये कौन सा फ्लोर है, सिक्स्थ फ्लोर। तो बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 6s। तो अगर हम इनको एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करें तो 4d सबसे कम, फिर होगा 5p, और सबसे ज्यादा कौन होगा, 6s। कर सकते हैं। तो देखिए यहां सेकंड स्टेटमेंट आता है कि इफ टू ऑर्बिटल्स हैव, इसको कर चला देना, हैव सेम वैल्यू of n plus l, then the orbital having higher value of n will be at higher energy। ठीक है,
तो अगर n प्लस एल सेम हो जाए तो फिर वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? n पर। जिसके लिए n ज्यादा उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अभी तो समय हो गया आज का, है ना, बिजली चली गई इसलिए। तो अभी मैंने आपको सिखा दिया है, एक चीज और सिखा दूं छोटी सी ताकि अपने काम में आएगा। तो आप n प्लस एल रूल लगाकर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर अभी आप लिख लेना बाद में, मैं आपको एक्चुअल ऑर्डर बताऊं कैसे याद रखते हैं अपन। तो देखो, ये 1s फर्स्ट शेल में एक सब शेल होता है s। बताओ सेकंड शेल में कौन कौन होता है? बोलते जाओ। 2s और 2p। थर्ड शेल में 3s, 3p एंड 3d। फोर्थ शेल में 4s, 4p, 4d एंड 4f। फिफ्थ शेल में 5s, 5p, 5d, 5f। ऐसे ही 6s, 6p, 6d और 6f, और आगे जरूरत पड़ेगी तो चलते जाएंगे। अब अगर मुझे इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरना है तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स भरना होगा ऑफ-बोस प्रिंसिपल के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। और वो ऑर्डर ऐसे बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, ये ट्रिक है, यहां से एक एरो बनाओ लाइक दिस, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से आप स्टार्ट करोगे, पहले इसको भरोगे, फिर इसके पैरेलल एरोस बनाते जाओ। आपको ये ध्यान नहीं रखना है किसको काटना है, आपको सिर्फ एरो को पैरेलल रखना है। आप एरो पैरेलल रखते जाओ, ये अपने आप काटता जाएगा लाइक दिस। समझ गए? तो पहले इसको भरोगे, फिर रिवर्स गेयर लगाओगे, फिर इसको भरोगे, फिर पीछे जाओगे, फिर इसको भरोगे, फिर पीछे जाओगे, फिर इसको भरोगे, फिर पीछे जाओगे, फिर इसको भरोगे। अगर मैं आपको अलग अलग एटम्स के लिए एनर्जी ऑर्डर बताऊं, सॉरी, अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, बताओ वो ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? 1s। बताओ 1s के बाद कौन भरा जाएगा? 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर है ना, फिर कौन भरा जाएगा? 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s एंड सो ऑन, कहानी चलती है। समझ पा रहे हैं? तो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। आज मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल सिखाए, एटम क्या होता है, शेल क्या होता है, सबशेल क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, और कैसे ये आप एक एटम के अंदर अरेंज्ड होते हैं। तो सबसे, अब देखो, इसको एक बार बता दूं, इस एनर्जी ऑर्डर का मतलब क्या है? दिस ऑर्डर ऑल्सो, नहीं, पूरी तरह नहीं, छोड़ दो, मतलब बीच में गैप चेंज हो। इन जनरल आप बोल सकते हो, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप अभी अर्थ के सेंटर पर चले जाओ तो आपकी एनर्जी 0 हो जाएगी। जैसे आप अर्थ के सेंटर से दूर जाते जा रहे हो, आपकी एनर्जी क्या होती जा रही है? बढ़ती। जब भी आप अर्थ सरफेस पर हो, तो फिजिक्स में अर्थ सरफेस पर हाइट 0 है, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कितनी मानकर चलते हैं? 0। और जैसे आप अर्थ की सरफेस को छोड़कर ऊपर जाना शुरू कर दोगे, आप अर्थ से दूर जा रहे हो, आप अर्थ के अट्रैक्शन से दूर जा रहे हो, तो आपकी एनर्जी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, ठीक है। खैर, अभी इसकी जरूरत नहीं है, हम ये तक कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट रूल है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर इसके बाद हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, आगे बढ़ते हैं।